हों, आसपास दुकानें हों, स्कूल हों, पार्क हों, हॉस्पिटल हों, उस एरिया पर कब्जा करना मुश्किल है। तो ये याद रखना चाहिए, सेटलमेंट ही वाहिद हल है वहां पर यूएन के उस रेजोल्यूशन को पास करवाने के लिए। सेटलमेंट, ये वजह है कि फलस्तीनी मलबे के पास भी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। वो बम मारते हैं, दूसरे फलस्तीनी वहां आकर बैठ जाते हैं कैंप लगा के, वो मलबे के ऊपर कैंप लगाकर बैठ जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि सेटलमेंट ही वाहिद हल है। यहूदियों ने भी 1967 में यही किया था। बेसिकली पैलेस्टीनियन डिट्टो ज्यूइश की स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहा है। और ये बंदा क्या कहता है जी, इलाका छोड़ दो। तेनू की पता है? उनको नहीं नजर आ रहे गिरते हुए मिसाइल? वो क्यों वापस आते हैं? क्योंकि उनको पता है यहूदियों ने पहले इसी तरीके पर कब्जा किया था। इनके इलाके खाली करवाते थे, अंदर आकर घुस के बैठ जाते थे। इनके इलाके खाली करवाते थे, अंदर आकर घुस के बैठ जाते थे। ये तरीकाकार है। मगर टू स्टेट सोल्यूशन फेल्ड कैसे हुई, ये तो सिर्फ मैं उस चीज को समझा रहा हूं कि सेटलमेंट ज्यूज के लिए क्यों गलत थी और क्यों पैलेस्टीनियंस जो हैं वो सेटलमेंट के जरिए ही अपने कब्जे को बरकरार रखे हुए हैं। ये आपको याद रखना है। तो ये जवाब था उस चीज का जो ये कहते हैं कि जी बम गिरता है वो फिर वहां जाके क्यों बैठ जाते हैं। भाई उनकी वॉर स्ट्रेटजी है वो। अब कह रहे हैं जी मर रहे हैं तो मरेंगे, यही उनकी स्ट्रेटजी है। आपने भी यही बोला है। वो अपने लिए नहीं मर रहे, अपनी नस्लों के लिए मर रहे हैं। और इस उम्मीद में मर रहे हैं कि तुम जैसे कुछ लोग उठ के ये नहीं कहेंगे कि उनको वो इलाका छोड़ना चाहिए, बल्कि ये आवाज उठाएंगे कि हमारे मुल्क में या मुस्लिम ममालिक की फौजों को उनकी मदद करनी चाहिए। इस उम्मीद में अगर ये नहीं कह सकते कि मुसलमानों को इजाजत दी जाए, तो कम से कम ये कहो, ठीक है मैं भी समझता हूं कि फायदा किस चीज में ज्यादा है, किस चीज में नुकसान, तो कम से कम ये आवाज उठाओ। कल कयामत के दिन ये तो आवाज उठा सकोगे कि मुस्लिम ममालिक को उनकी हेल्प करनी चाहिए। ये भी नहीं उठाएंगे, वरना गोदी मीडिया के ऊपर नेशनल न्यूज कैसे चलेगी? हैं? नेशनल न्यूज कैसे चलेगी आपकी वीडियो लगा के? वहां तो पट्टी चलवानी है कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। हम्म? तो जो लोग इधर उधर कहीं सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो वो याद रखना, याद रखना। बस मैं इतना कहता हूं, मैं ज्यादा नहीं बोलता क्योंकि दुख होता है। हम्म? अच्छा, हम टू स्टेट सोल्यूशन कैसे फेल्ड हुआ इसको तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम ओस्लो अकॉर्ड्स को नहीं समझेंगे, जो कि सितंबर 1993 में हुए थे। ये आपने याद रखना है। सितंबर 1993 में नॉर्वे के अंदर ओस्लो में एक अकॉर्ड ऑब्वियसली डिस्कस होता है, जो कि मुख्तलिफ टाइम्स पर पूरा होना था। बेसिकली वो था टू स्टेट सोल्यूशन का इनिशिएटिव। उस वक्त पैलेस्टाइन की तरफ से जो स्पोक्स पर्सन थे वो यासर अराफात थे, और इसराइल की तरफ से जो क्रिस्टन थे, अपना जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो थे yitzhak रैबिन, भी उनका नाम है, शिमूर भी उनको बोलते हैं, yitzhak रैबिन उनका नाम था। 1993 में इनको ओस्लो में कुछ मीटिंग्स की जाती हैं, जिन मीटिंग्स के नतीजे में जो पेपर वर्क तैयार किया जाता है ट्रीटी के लिए दोनों तरफ से, वो बेसिकली ओस्लो अकॉर्ड के नाम से याद किया जाता है, जो व्हाइट हाउस के अंदर बिल क्लिंटन की जेर निगरानी साइन किए जाते हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी, आज से करीबन 13 तो 2 बार ठीक है, करीबन 12 साल पहले जिस शख्स ने उस चीज को सपोर्ट किया था, बीइंग अ ज्यू और एक ब्रिटिश ऑथर के तौर पर और एक इंटेलेक्चुअल के तौर पर, उस बंदे ने आज से 12 साल पहले ओस्लो अकॉर्ड का पोल खोला। किस बुनियाद के ऊपर? ये आपके सामने है।
और उस शख्स का नाम था एविश लैम। ये एक बहुत बड़ा राइटर है, बहुत बड़ा ऑथर है, और ये वो शख्स है जिसने सबसे पहले इन चीजों को प्रमोट किया था। ये आपके सामने आज से 12 साल पुराना ये आर्टिकल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है जी, इसकी हेडिंग देखें। इट्स नाउ क्लियर द ओस्लो पीस कॉर्ड्स वर wrecked बाय नेतन्याहू's बैड फेथ। जो ओस्लो अकॉर्ड की गई थी 1993 के अंदर, उस वक्त था वो यत्सेक जो था वो प्राइम मिनिस्टर था, मगर उसको कर दिया गया बाद में नेतन्याहू से चेंज। तो नेतन्याहू के बैड फेथ की वजह से जनाब ये सारे का सारा ओस्लो अकॉर्ड का जो पीस ट्रीटी थी वो तबाह बर्बाद हो गई। पैलेस्टीनियन की वजह से नहीं। ये कौन कह रहा है? एक ज्यूइश ब्रिटिश राइटर कह रहा है, हिस्टोरियन कह रहा है, ऑथर कह रहा है, जिसकी बहुत ज्यादा किताबें मौजूद हैं। अभी देखिए क्या लिखते हैं वो। आई थॉट द पीस अकॉर्ड्स 20 years ago could work, but Israel used them as cover for its colonial project in Palestine। ये देख लो, ये मान रहा है वो बंदा। अब अजीब बात पता है क्या है? 1993 में 1993 के अंदर दो आर्टिकल लिखे गए थे सेम डेट के ऊपर। एक एवी शलैम ने लिखा था, इसी शख्स ने, ये जो आपके सामने है, और एक और शख्स था जो कि पैलेस्टीनियन अमेरिकन था, जिसका नाम था एडवर्ड सेड। उस बंदे ने उसी वक्त ये बात कर दी थी 1993 के अंदर ही कि ये जो ओस्लो अकॉर्ड की गई है ना, ये ओस्लो अकॉर्ड जो है ये बेसिकली पैलेस्टीनियंस को गुलाम बनाने के लिए की गई है। ये देख लो, ये आपके सामने मैं 1993 का ही वो आर्टिकल रख रहा हूं, जो बेसिकली लंदन रिव्यू ऑफ बुक्स पर पड़ा है, वॉल्यूम 15 नंबर 20, 21 अक्टूबर 1993, 13 सितंबर 1993 को, यानी एक महीना पहले ओस्लो अकॉर्ड जो है वो साइन की गई थी। और द मॉर्निंग आफ्टर में एडवर्ड सेड का ये आर्टिकल मौजूद है। यहां देखिएगा, वो कहता है, ये देखें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल द एग्रीमेंट बाय इट्स रियल नेम, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पैलेस्टीनियन सरेंडर। ये देखो वो क्या लिख रहा है कि ये एग्रीमेंट बेसिकली पैलेस्टीनियंस को सरेंडर कराने के लिए तैयार किया गया है। उसी वक्त जिस वक्त ये ओस्लो अकॉर्ड साइन किया गया था। पता है क्यों? ये आर्टिकल मैं इसका आपको शेयर कर देता हूं, लिंक भी पूरा पढ़ लीजिएगा। मैं इसका लिंक आपको दे देता हूं, वक्त बचाने के लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ हल्की फुल्की सी डिटेल दे रहा हूं। उसकी वजह ये है कि आप लोगों को ये पता होना जरूरी है, और इस तरह के जो सो कॉल्ड फक्की फरोश हैं, ये ओरिजिनल नैरेटिव से आपको दूर रखकर सरफेस सोल्यूशन पेश करने की जिसारत ना करें। ये बेसिकली आर्टिकल डिटेल डिस्कस करता है, जिसका लिंक मैंने पब्लिक कर दिया है आपके कमेंट सेक्शन के अंदर। इसको सेव कर लें, ठीक है? आप या अपने आप को खुद को मैसेज भेज दें, बाद में इसको डिटेल से पढ़िएगा, ठीक है? एडवर्ड सेड ये कहता है कि इस ओस्लो अकॉर्ड के अंदर पैलेस्टीनियंस के हक की बात ही नहीं की गई थी। उल्टा पैलेस्टीनियंस को यह कहा गया कि आप इसराइल को एक अलग स्टेट के तौर पर कंसीडर करें। जब आप कंसीडर कर लेंगे तो आने वाले 5 सालों के अंदर हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। अभी सोल्यूशन डिस्कस भी नहीं हुआ था, सोल्यूशन डिस्कस भी नहीं हुआ था। इसीलिए ओस्लो अकॉर्ड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिस्कस किए जाते हैं। अब एक स्टोरी सुनाता हूं आपको। मैंने इसलिए कहा था कि क्यों 2 स्टेट सोल्यूशन फेल हुआ है, इसको समझने के लिए आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। ओस्लो अकॉर्ड 13 सितंबर 1993 में जब साइन हुआ, पूरी दुनिया ने अपनी टीवी के ऊपर 2 लोगों को पहली बार हाथ मिलाते हुए देखा। और पता है किस उम्मीद में? कि इसराइल और पैलेस्टाइन का ये इशू हल हो जाएगा। एंड गेस व्हाट, ये भी रिश्वत दी गई थी यासर अराफात को भी और yitzhak राबिन जो है उसको भी, कि अगर आप ये डील साइन करते हो ना तो आपको अल्फ्रेड जो नोबेल प्राइज पीस का है वो दोनों को दिया जाएगा। चलो जी, दोनों को ये डील साइन करने के बाद नोबेल प्राइज ऑफ पीस दिया गया, यासर अराफात को भी और उस प्राइम मिनिस्टर को भी इसराइल के, yitzhak को, दोनों को नोबेल प्राइज दिया गया।
पीस के लिए। अब जैसे ही ये डील साइन की गई, ये गौर से सुनना यहां से, जैसे ही ये डील साइन की गई, इसराइल के अंदर जो फार राइट विंग था, एक्सट्रीमिस्ट था, रेडिकल था, उनको लगा कि हमारे हाथ से वो इलाके चले जाएंगे जो हमने 1967 के बाद से हथियाना शुरू किए हुए हैं। 1993 में उनको ये लगा, उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज करने शुरू कर दिए, इसराइल में जो इलाके इनके कब्जे के अंदर थे। यहां तक कि जो इसराइल का प्राइम मिनिस्टर था yitzhak, उसको धमकियां मिलना शुरू हो गई असैसिनेशन की, कि हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। एक बंदा, लाइव ट्रांसमिशन चलती है इसराइल के टीवी पर, और एक बंदा उस नोबेल प्राइज के कॉइन को पकड़कर खड़ा है, जो एब्लेम होता है उसको पकड़ के खड़ा है, जो नोबेल प्राइज का सिक्का होता है उसको पकड़ के खड़ा है। और गेस व्हाट, ये वही सिक्का था जो दिया गया था इसराइल के प्राइम मिनिस्टर को, और वो सिक्के को पकड़कर कहता है कि ओ प्राइम मिनिस्टर इसराइल के, अगर हम इस सिक्के तक पहुंच सकते हैं तो फिर हम तुम तक भी पहुंच सकते हैं। ये जुमला बोला लाइव। और चंद हफ्तों के अंदर एक पीस रैली के बाद इसराइल के प्राइम मिनिस्टर yitzhak राबिन की असैसिनेशन हो जाती है, उसको मर्डर कर दिया जाता है, उसको कत्ल और उसको उसकी हत्या हो जाती है, वो मर जाता है 1995 के बाद। 2 साल का अरसा मुश्किल से गुजरता है, उस बंदे को कत्ल कर दिया जाता है। उसके बाद ये शख्स जिसने लाइव टीवी पर उस सिक्के को पकड़कर कहा था कि अगर हम तुम्हारे सिक्के तक पहुंच सकते हैं तो तुम तक भी पहुंच सकते हैं, इस शख्स की डिटेल निकाली गई तो पता चला कि 1992 के अंदर, यानी ओस्लो की ट्रीटी साइन होने से पहले, यह शख्स कई मुसलमानों पर अटैक करने में मुलव्विस पाया गया। और फिर पता चला कि 1994 में भी ओस्लो की ट्रीटी साइन होने के बाद रमजान के महीने में एक ऐसे इलाके में जहां यहूदी और मुसलमान बड़े खुशहाली से रह रहे थे, उस जगह पर एक बंदा अटैक करता है, गोलियां चलाता है, जिससे मुतअद्दिद लोग जख्मी होते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं, कुछ मरते हैं। यह शख्स उसी बंदे का यूनिफॉर्म पहनकर टीवी पर फिर आ जाता है 1994 में। 1995 में फिर सिक्का पकड़कर यह बंदा इसराइल के प्राइम मिनिस्टर को थ्रेट देता हुआ नजर आता है। और आपको जानकर हैरानगी होगी कि आज, दोस्तों, आज वो शख्स इसराइल का नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन गवीर की, जो शख्स 1993, 94, 95 के अंदर ओस्लो अकॉर्ड की खिलाफ वर्जी कर चुका हुआ था, बल्कि उस वक्त के इसराइली प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेशन करने की धमकियां देता रहा, लोगों को प्रवोक करता रहा। आज वो इसराइल का नेशनल सिक्योरिटी का मिनिस्टर बना हुआ है। अब मुझे बताओ कि बेन गवीर वो शख्स जिसने उस वक्त ओस्लो अकॉर्ड की मुखालफत की थी, क्या वो 2 स्टेट सोल्यूशन पर अमल करवाने दे सकते थे? आज कैसे इसराइल 2 स्टेट सोल्यूशन को मान सकता था? ये लोग कभी चाहते ही नहीं थे। लिहाजा उस वक्त मुसलमानों को धोखा दिया गया, मुसलमानों के साथ प्लान किया गया, और मुसलमान की लीडरशिप भी इंतहाई अहमकाना तरीके से उस चीज को डील करती रही। किसी ने फलस्तीनियों की आवाज नहीं सुनी, किसी ने इंटरफेयर नहीं किया। उस वक्त भी ये तासुर देने की कोशिश की गई। अब मसला क्या था? जिस शख्स का मैं आपको बता रहा हूं, बेन गवीर, ये बंदा रिसेंटली रिजाइन कर चुका। और पता क्यों रिजाइन किया था इसने? चले मैं आपको दिखा देता हूं, चेक करना जरा।
ये आपके सामने फ्रांस 24 की 19 दिसंबर 2025 की रिपोर्ट है। ये देखिए जरा क्या कह रही है। फार राइट मिनिस्टर बेन गवेर हैंड्स इन रेजिग्नेशन ओवर सीज फायर। नेतन्याहू ने जब हमास के लोगों के साथ सीज फायर करके हॉस्टेजेस रिकवर करने की बात की, तो ये नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बिन गवेर जो है, ये कहने लगा मैं रिजाइन करता हूं, लो। और जैसे ही हॉस्टेजेस वापस लाए गए, उस वक्त ये बंदा कहने लगा कि जनाब मैं वापस आता हूं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये शख्स नेतन्याहू के लास्ट इलेक्शन में हारने से बचाने वाला शख्स यही है। इसने 14 में से 6 सीटें नेतन्याहू को दी थीं, जिस बुनियाद पर इसको नेशनल सिक्योरिटी का मिनिस्टर बनाया गया। नेतन्याहू पिछले इलेक्शन में हार सकता था। अब भारी करप्शन के केसेस थे, अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज थे और कुछ खुर्द-बुर्द की हुई थी। उसके नतीजे में वो बंदा हार सकता था, मगर उसको जिताने वाला यही बेन गवीर था, जो कि बेसिकली उस असैसिनेशन की थ्रेट देता रहा था ओस्लो अकॉर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अब आपके लिए ये बात समझना मुश्किल नहीं होगी कि क्यों ओस्लो अकॉर्ड्स पर अमल करना कभी भी इस्राएली हुकूमत ना लोगों का इरादा था। ये उसी वक्त एडवर्ड सैड नामी एक पैलेस्टीनियन अमेरिकन राइटर ने प्रेडिक्ट किया था। और यही वजह है कि जो लोग इसके प्रो थे, एडवोकेट थे, उन लोगों ने आज अपनी गलती का, बल्कि 12 साल पहले ही अपनी गलती का एतराफ किया था। मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये देखें। अ, ये देखें जी, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है और मैं ये आर्टिकल आपको दिखा देता हूं। ये शख्स जो पहले ओस्लो अकॉर्ड को प्रमोट किया करता था, वो क्या बोल रहा है। वो कहता है, फ्रॉम टुडेज perspective 20 years on, it is clear that said was right. Edward says was right in his analysis and I was wrong. वो कहता है मैं आज इस बात का इतराफ करता हूं कि जो ओस्लो का अकॉर्ड सामने रखा गया था, उसमें कभी भी यह तसव्वुर नहीं पाया गया था कि पैलेस्टाइन को अलग रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाएगा, बल्कि इसराइल पूरे के पूरे खित्ते को खाना चाहता है। अब यहां एक बात समझनी है, ये जो फक्की फरोश कुछ लोग हैं, ये भी तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब पैलेस्टीनियंस को वहां से निकाल लिया जाए, उनको किसी और मुल्कों के अंदर भेज दिया जाए, तो सुकून हो जाएगा और उनकी जानें बच जाएंगी और मसला हल हो जाएगा, सुकून हो जाएगा जी। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इसराइल मुसलसल ग्रीन लाइन की भी खिलाफ वर्जी करता आ रहा है। ये वो ग्रीन लाइन थी जो 40s में एंड देन 67 के अंदर बड़े खदो जोशो खरोश के साथ तस्लीम की गई थी कि जॉर्डन हो, इजिप्ट हो, लेबनान हो या सीरिया हो, इनकी हुदूद में सेटलमेंट्स के हवाले से तजावज़ नहीं की जाएगी। मगर 90s से पहले ही गोलन हाइट्स, जो कि बेसिकली सीरिया का एरिया बनता है, इसराइलियों ने वहां अपनी सेटलमेंट्स कायम करने के लिए जबरदस्ती असले का इस्तेमाल किया। इससे एक बात क्लियर होती है, इसराइल ग्रेटर इसराइल का प्लान बनाकर बैठा है, उसको छोटी रियासत नहीं चाहिए थी। लिहाजा फलस्तीन आज सिर्फ अपने इलाके की जंग नहीं लड़ रहा, वो मिडल ईस्ट की जंग लड़ रहा है, मिडल ईस्ट की। अगर फलस्तीनियन लोगों को गजा और वेस्ट बैंक से हटाया जाएगा, दूसरे लफ्जों में कल सीरिया, लबनान, जॉर्डन और इजिप्ट इन सब के हाथ से जाएगा। और यही वजह है कि जब गोलन हाइट्स के ऊपर कब्जा किया गया था, उस वक्त सबसे पहले, जिसको आज आप सर्च कर सकते हैं, इंतफादा के नाम से याद किया जाता है, जो पहला इंतफादा फूटा है वो बेसिकली 1987 के अंदर फूटा। 3 साल तक पैलेस्टीनियन लोगों ने एक नॉन वायलेंट एहतजाज किया, जिसमें सिविल डिसओबीडेंसी जिसे आप कहते हैं, वो एक जो है वो चली, तहरीक चली, जिसमें उन्होंने कहा कि हम किसी किस्म की
जान नहीं लेंगे, किसी किस्म का खतरा नहीं, मगर हम रोडों पर निकलेंगे, हम इंतफादा करेंगे। फर्स्ट इंतफादा 3 साल का चला था, 1987 से 1990 तक। फिर उम्मीद बैठी मुआहदा होगा, ये लोग पीछे हटेंगे, मगर यूएन अपने 2 आर्टिकल्स को, जो रेज़ोल्यूशंस को कामयाब कराने में जो है वो नाकाम रहा। आपकी स्क्रीन के ऊपर सबसे पहला था रेज़ोल्यूशन 1967 का 242, जो मैं आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। ये आपकी स्क्रीन पर आ जाए जी। ये आप इस वक्त, जहां से मैं आपको दिखा रहा हूं, पहले वो दिखा दूं। इस वक्त आपके सामने यूनाइटेड नेशंस की डिजिटल लाइब्रेरी है और एक डॉक्यूमेंट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, जो कि 22 नवंबर 1967 को रेजोल्यूशन पास हुई थी, 242 रेजोल्यूशन। आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मैं इसको जूम कर रहा हूं। ये देखें, 1967 रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन 242, 22 नवंबर 1967 को। इसमें पहला पॉइंट आपने देखना है, जो बेसिकली 2 पॉइंट्स रखे गए थे रेजोल्यूशन के, उन 2 में से जो फॉलोइंग प्रिंसिपल थे वो क्या थे, ये आपकी स्क्रीन पर है। पहले वाला पढ़ें, ये वाला, ये जो मैं पढ़ने लगा हूं। Withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict। पहला पॉइंट ये था कि इसराइली आर्म फोर्सेस उन तमाम इलाकों से पीछे चली जाएंगी, ये कहा गया था 1967 में। हुआ क्या? ना सिर्फ ये कि ये लोग उन इलाकों पर कब्जे में रहे, बल्कि आगे से आगे बढ़ते गए। मैंने एक वीडियो रिकमेंड की है, आवाज़ ऑफिशियल पर पड़ी है, फरहा के बाद क्या हुआ था। उसमें मैंने 1967 से बाद में, तब तक जब तक इन्होंने यरूशलेम को अपना कैपिटल करार दिया, वहां पर एयरपोर्ट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इसी तरीके से हॉस्पिटल्स और दूसरी तीसरी चीजें, सेटलमेंट्स करने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पहला सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, अपना प्रेसिडेंट था, जिसने यरूशलेम के अंदर एज अ कैपिटल इसको एक्सेप्ट करने की बात की और अपनी एम्बेसी को यरूशलेम के अंदर शिफ्ट करने की बात की। याद रखना चाहिए कि ये वो कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज हैं जो बेसिकली पैलेस्टीनियंस के पास आने चाहिए थे, अकॉर्डिंग टू 1967 की रेजोल्यूशन 242 के मुताबिक। देन अगेन एक और रेजोल्यूशन पास होती है, जो फिर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इसमें जोर दिया गया। वो रेजोल्यूशन थी 338, ये आपकी स्क्रीन पर मैं ला रहा हूं। ये भी सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन थी 1973 के अंदर, 22 अक्टूबर 1973 में। इसमें आप देखें 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है जी। ये रेजोल्यूशन थी 338, पहली 242 थी। इसमें दोबारा दूसरे पॉइंट को आप देखें, जो दूसरा पॉइंट है, ठीक है, मैं इसको जूम कर रहा हूं, ये नंबर 2 वाला। Calls upon the parties concerned to start immediately after the ceasefire the implementation of Security Council Resolution 242 1967 in all of its parts। इनसे मुतालबा किया गया था कि दोबारा अपनी उस औकात के अंदर वापस चले जाओ जिसमें तुम इंसानों की तरह दाखिल किए गए थे, वापस चले जाओ। तो इन्होंने उस चीज को कबूल नहीं किया और दोबारा, मैंने उस वक्त भी बात की थी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 80% कंस्ट्रक्शन के जो टेंडर्स हैं वो इसराइली कंपनीज को दिए जा रहे हैं, फॉरेनर कंपनीज को दिए जा रहे हैं। जितने रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बन रहे हैं उनमें इसराइलियों को जगह दी जा रही है। क्या मतलब है भाई? पैलेस्टीनियंस की जितनी सेटलमेंट्स थी, या तो उनको एनक्रोचमेंट के अंदर लाते हैं, या उनको लालच देकर या गन पॉइंट पर या धक्का देकर या हमला कर कर अपने अंडर लेकर आते हैं, उनको पीछे पुश करते हैं। इस तरीके अरेस्ट कर लेते हैं, उठा के ले जाते हैं बच्चों को, पीछे कब्जा करते हैं। इस तरह घर खाली कराए गए हैं ईस्टर्न जेरूशलेम के अंदर। हालांकि ईस्टर्न जो जेरूशलेम का मुकम्मल एरिया था, स्पेसिफिकली ईस्टर्न जेरूशलेम, ये बेसिकली जॉर्डन के अंदर आना था। 1967 में जॉर्डन के ऊपर भी इन्होंने अटैक किया, जो उस वक्त जॉर्डन की जो कमेटी बैठी थी जेरूशलेम को डील करने के लिए, क्योंकि ना ये पैलेस्टाइन के पास था ना इसराइल के पास था, उस पर भी अटैक किया, उनको पुश करके वापस ले गए, कोई नहीं बोला, चीखते चिल्लाते रहे। अब ये कहते हैं चुप करके इलाका छोड़ दो, इलाका छोड़ दो। मैं इनसे ये कहता हूं, तुम कहते हो जी इतने मर रहे, इतने, उनको नहीं नजर आ रहा? तुम्हें पता है कि फलस्तीनी मां बच्चा जनती इसलिए है कि उसने इसको मरवाना है, तुम्हें पता है, ये सोच रहे हो तुम?
फलस्तीनी औरत बच्चा जन नहीं इसलिए रही है, तुम्हारे जैसे भगौड़े और बुजदिल होते तो बच्चे जनना छोड़ देते। वो इतने सख्त हालात के अंदर भी बच्चे जन रहे हैं, पता क्यों? वो कहते हैं शायद इनका खून रंग लाएगा। उसको पता है मैं जिस जगह पर ये बच्चा जनने जा रही हूं, शायद बम इसका मुकद्दर होगा, मगर इस उम्मीद के साथ कि एक एक बच्चा, उसका गिरा हुआ खून का कतरा शायद मुसलमानों के अंदर गैरत पैदा कर दे, शायद हुकूमतें झंझोड़ दी जाएं। और आज हमारे लोग, हल्का सा जल्जला आ जाए, ए जी फलस्तीन की तरफ जल्जला आ गया, जल्जला आ गया। हम्म। इस दुख को रोएं, अपनों को समझाएं या पराओं को अपना मसला समझाएं, अपनों से भिड़ें या परायों को समझाएं कि तुम गलत कर रहे हो, कि अपनों को ही कहते रहें। ये आज मामला बना हुआ है। हम्म। अच्छा, अब समझने की बात ये थी कि फलस्तीनी को ये चीज समझ आ गई थी, क्योंकि वो ग्राउंड पे रह रहा है, कि एक खास तौर पर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जब ये खबर सामने आई, मैंने वीडियो आपको रेफर कर दिया हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है? उसमें डिटेल से मैंने डिस्कस किया इस चीज को, कि क्यों फलस्तीनियों को पता चला कि बड़ी तादाद के अंदर जो इसराइली लोग हैं वो क्यों यहां पर सेटलमेंट्स करना चाह रहे हैं। इसकी मिसाल समझे चले, ये फक्की फरोश को भी ये मिसाल समझ आ जाएगी, और इसके कई चाहने वालों को भी। अभी रिसेंटली पाकिस्तान का एक रियल एस्टेट का टाइकॉन है जिसको बोलते हैं मलक रियाज। मलक रियाज के ऊपर ये केस चला कि उसने कब्जे की जमीन के ऊपर मामलात किए हुए हैं, छापे पड़े, फाइलें उंडेली गई, बड़ा कुछ किया गया, मगर प्ली बार्गेन करके मसले को ऊंचा नीचा कर दिया गया। पता है सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस क्या था? स्ट्रॉन्ग एविडेंस ये था कि जी सेटलमेंट्स हो चुकी हुई हैं, सेटलमेंट्स, लोगों के घर बन चुके हुए हैं, लोगों की रिहाइशें हैं, लोगों की जिंदगियां शुरू हो चुकी हैं। हाँ। तो आप एक जगह पर लोगों को जमीन दोगे तो दूसरे लोगों को करना पड़ेगा। यही वो मसला था जो ओस्लो अकॉर्ड, ये टू स्टेट, ये जो आज कहते हैं ना जी टू स्टेट सोल्यूशन को मान लेना चाहिए था, और टू स्टेट सोल्यूशन को यहूदी नहीं मान रहा था, उसी ने नहीं मानना था, क्योंकि वो कब्जा करके बैठा हुआ था। टू स्टेट सोल्यूशन का मतलब ये था, पहली शिक ये रखी गई थी, अपनी फौजों को निकालो, अपने लोगों को निकालो, पीछे हटाओ, फिर अगले मुआहदे होंगे। वापस उस हद के अंदर जाओ जो 1967 से पहले थी। ओ भाई, वो इतने सालों में होटल्स बना चुके हुए थे, रेस्टोरेंट्स बना चुके हुए थे, अपार्टमेंट्स बना चुके हुए थे। उनको नहीं पता था कि हमने कभी निकलना ही नहीं, उन्होंने बनाई इस नियत से थे। गोरे को कब पता था उसने यहां से जाना है? वो तो ट्रेन के जाल बिछा के बैठा हुआ था, उसने तो नहीं निकलना था यहां से। इसराइल भी यही सोचकर पैसा फेंक रहा था, कंक्रीट फेंक रहा था फलस्तीन की उन सेटलमेंट्स के ऊपर जो बेसिकली उनका हक था, क्योंकि उसको यकीन था मुझे यहां से जाने का नहीं। और ये लोग वही बात कर रहे हैं, चुप करके निकल जाओ। डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुना है? डोनाल्ड ट्रंप कहता है गज्जा मेरे लिए एक प्रॉपर्टी का टुकड़ा है, वो कहता है ये तो हम इसको खरीद लेंगे। तो एक जर्नलिस्ट बोली, बच्चों का वो कोई नजर नहीं आ रहा है कि बच्चे किधर जाएंगे? वो कहता है वो कोई इतना मसला नहीं, वो गजा हम खरीद लेंगे, प्रॉपर्टी है उधर, उसको अच्छा बीच एरिया वो बनाएंगे, बड़ा मॉल बनाएंगे वहां पर। ये ट्रंप बोल रहा है, ये बात चल रही है, और ये कहते हैं चुप करके निकल जाओ। उम्मत मुस्लिमा को थप्पड़ मारने के लिए फलस्तीनियों की मिसाल एक रह गई थी। काश के तू वाकई हुसैनी होता, तो तू कम से कम फलस्तीनियों के मसले को झंझोड़ने के लिए हमारे लोगों के सामने रख सकता, मगर तुमने उसको भी वो स्क्रिप्ट के हवाले कर दिया जो तुम्हें आजकल फीड की जा रही है। अब कहां से की जा रही है, कहां से नहीं, है तुम ही बताओ, हमें क्या पता, मगर समझ तो यही आ रही है। आप अंदाजा करें
ये सूरत-ए-हाल बनी हुई है। अब जो मैं चीज़ बेसिकली डिटेल में रख चुका हूँ वो आपके सामने यही थी